ब्लू स्टार पर पिछले जन्म में मैं हथियारों का सौदागर था, लेकिन अब मैं डोलुओ कॉन्टिनेंट में स्टारलुओ साम्राज्य का चौथा राजकुमार दाई हुआंग बनकर जन्मा हूं और मुझे दाई मुबाई की मंगनी भी विरासत में मिल गई है। मेरे लिए ये राजसी जिंदगी दिखने में भले ही शानदार हो, लेकिन स्टारलुओ के शाही परिवार में राजकुमार बस एक ही सिंहासन के लिए लड़ने वाले जानवरों जैसे हैं। जो जीतेगा वही राजा बनेगा और जो हारेगा उसकी मौत तय है। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा बड़ा भाई दाइहुई थू है, जो मुझसे 10 साल बड़ा है और पहले ही दरबार के कई ताकतवर लोगों से हाथ मिला चुका है। मेरा तीसरा भाई दाई मुबाई 3 साल पहले दबाव सहन न कर पाने के कारण साम्राज्य छोड़कर भाग गया था। जब मैंने मार्शल सोल को जागृत किया और मेरी जन्मजात स्पिरिट पावर पूरी थी, तभी से मेरे भाई ने मुझे अपने सिंहासन के लिए खतरा मान लिया। ऊपर से सम्राट ने दाई मुबाई की मंगनी भी मुझे दे दी, क्योंकि व्हाइट टाइगर और नेदरवर्ल्ड स्पिरिट कैट मिलकर शक्तिशाली मार्शल सोल फ्यूजन स्किल नेदरवर्ल्ड व्हाइट टाइगर बना सकते हैं। इसलिए दाइहुई थू की नज़र में मैं अब उसका भाई नहीं, बल्कि उसकी गर्दन काटने वाली तलवार था। पिछले 3 सालों में मुझे जहर मिली शराब, हथियारों और नकली शिकार दुर्घटनाओं से मारने की कई कोशिशें हुईं, लेकिन मैं हर बार बच गया। मुझे मजबूरी में बेवकूफ़ बनने का नाटक करना पड़ा और अपनी असली ताकत छिपाकर सबको यह विश्वास दिलाना पड़ा कि मेरी स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 23 है और मुझे केवल मौज मस्ती में दिलचस्पी है। लेकिन अब मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तभी एक गार्ड घबराते हुए घुटनों के बल बैठकर खबर देता है कि मेरी मंगेतर जू जूछिंग अपने परिवार के नियंत्रण को मानने से इनकार करके स्टारलुओ सिटी से भाग गई है। मैं मुंह में दबाई घास की तिनका बाहर थूकता हूं और गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहता हूं कि जू परिवार मेरी मंगेतर तक को नहीं संभाल सकता। क्या वे शाही परिवार का खुलेआम अपमान करना चाहते हैं? इसके बाद मैं उठता हूं, अपने घोड़े पर सवार होता हूं और खुद उसे पकड़ने निकल पड़ता हूं। लेकिन अब असली बात यह है कि मैंने जुड़वा मार्शल सोल जागृत किए हैं। मेरे बाएं हाथ में सम्राट का व्हाइट टाइगर है, जो अंतिम धार और हवा की शक्ति को नियंत्रित करता है, जबकि मेरे दाएं हाथ में एक गैटलिंग गन है, जो विस्फोटक स्पिरिट बीन्स जैसी शक्तियों से भरी हुई है और मुझे जबरदस्त स्वास्थ्य, पुनर्जनन और विनाशकारी विस्फोटक शक्ति देती है। जहां बाकी लोग अपने मार्शल सोल से स्पिरिट बीस्ट का शिकार करते हैं, वहीं मैं गैटलिंग गन लेकर पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट में दुश्मनों को घास काटने की मशीन की तरह उड़ाने वाला हूं। मेरी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठती है, क्योंकि यह सगाई खुद सम्राट के आदेश से हुई थी। जो भी इस काम में देरी करेगा वह सीधे शाही आदेश की अवहेलना करेगा, और इतना बड़ा आरोप कोई भी अपने सिर नहीं लेना चाहता। जल्द ही मेरा घोड़ा तैयार कर दिया जाता है और मैं 20 से ज़्यादा व्हाइट टाइगर गार्ड्स को लेकर इंपीरियल सिटी से बाहर निकल जाता हूँ। ये लोग दिखने में मेरी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, लेकिन असल में ये सभी मुझ पर नज़र रखने के लिए लगाए गए जासूस हैं। उनके नेता झांग वेई की ताकत तो 57वें लेवल के सोल किंग की है। उसे शायद कभी अंदाजा भी नहीं था कि मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था ताकि शहर से बाहर निकल सकूं। जू जूछिंग का भागना सिर्फ एक चाल थी और उसका पीछा करना भी मेरी योजना का हिस्सा था। मेरा असली मकसद इस घुटन भरे शाही महल से बाहर निकलना था। थोड़ी देर बाद मुझे स्पिरिट पाथ पर एक जानी पहचानी काली आकृति दिखाई देती है। जू जूछिंग पीछे मुड़ती है और उसका नेदरवर्ल्ड स्पिरिट कैट मार्शल सोल दिखाई देता है। मैं जानबूझकर जोर से चिल्लाते हुए उसकी ओर हमला करता हूं, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरी मंगेतर होकर भी तुम अपनी सगाई से भागने की कोशिश कर रही हो। जू जूछिंग के पंजे मेरे कंधे के पास से गुजरते हैं और वह धीरे से कहती है, वे हम पर नजर रख रहे हैं। मैं मुक्का मारते हुए उसके करीब जाता हूं और धीरे से कहता हूं, प्लान के हिसाब से चलो और उन्हें और दूर तक ले चलो। इसके बाद हम एक दूसरे से लड़ने का नाटक करते हुए तेजी से पीछे हटने लगते हैं। शुरुआत में व्हाइट टाइगर गार्ड्स बस हमें देखते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ी की चोटी तक पहुंचते हैं, झांग वेई को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह समझ जाता है कि चौथा राजकुमार और जू जूछिंग पहले से मिले हुए हैं। तभी जू परिवार के छिपे हुए गार्ड्स, जो सभी बेहद तेज स्पिरिट मास्टर थे, हमारे पीछे पहुंच जाते हैं। उनमें से एक सोल एंसेस्टर रास्ता रोकते हुए अपना हाथ उठाता है और उसके पीछे स्पिरिट रिंग्स चमकने लगती हैं। वह कहता है, चौथे राजकुमार कृपया रुक जाए। अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया तो हमें जबरदस्ती कार्रवाई करनी पड़ेगी। जू जूछिंग रुक जाती है और उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। हमारी चाल पकड़ी जा चुकी थी। मैं अपने कंधे घुमाता हूं और आखिरकार 3 साल से दबाकर रखी अपनी असली स्पिरिट पावर को पूरी तरह बाहर आने देता हूं। मैं उस सोल एंसेस्टर को देखकर कहता हूं, एक मामूली सोल एंसेस्टर सोचता है कि वह मुझे रोक सकता है। अगले ही पल सम्राट का व्हाइट टाइगर मेरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। मेरे पीछे एक विशाल काले सफ़ेद धारियों वाला बाघ प्रकट होता है और सुनहरी हवा की धारें मेरी दोनों बाहों के चारों ओर लिपट जाती हैं। जू परिवार का सोल एंसेस्टर कुछ समझ भी नहीं पाता कि मैं अचानक उसकी नज़रों से गायब हो जाता हूं। अगले ही पल मेरे बाघ जैसे पंजे उसके सीने को चीर देते हैं। वह नीचे देखकर अपने सीने में बने खून से भरे छेद को देखता है और उसकी आंखों में सिर्फ डर रह जाता है। वह सोचता है, व्हाइट टाइगर तो पावर टाइप मार्शल सोल है, फिर तुम मुझसे इतनी तेज कैसे हो? मैं अपना हाथ पीछे खींचता हूं और वह आदमी भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है।
तभी वहां पहुंचा झांग वेई अचानक अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोक देता है। झांग वेई मेरी स्पिरिट पावर में अचानक हुए बदलाव को देखता है और पहली बार उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह हैरानी से कहता है, लेवल 30। तुम लेवल 30 तक पहुंच चुके हो, सिर्फ 12 साल की उम्र में सोल एल्डर। अगर यह खबर महल तक पहुंच गई तो दाई वेईथू आज रात चैन से नहीं सो पाएगा। मैं अपनी उंगलियों से खून झटकता हूं और उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहता हूं, झांग वेई, क्या मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि मैं कहां जा रहा हूं? मेरी बात सुनते ही झांग वेई की हैरानी तुरंत जानलेवा इरादे में बदल जाती है। वह अपना हाथ उठाता है और 20 से ज्यादा सोल एल्डर्स हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह कहता है, अफसोस तुम्हें बहुत देर से पता चला। यहाँ कम से कम 4 सोल एंसेस्टर मौजूद हैं और तुम्हारे पास अभी तीसरी स्पिरिट रिंग भी नहीं है। महामहिम, हमारे साथ वापस चलिए, शायद सम्राट आपको माफ कर दें। मैं उसकी बात सुनकर हंसता हूं और कहता हूं, माफ कर दें? अगर मैं वापस गया तो मेरी असली ताकत और मेरे सारे राज सामने आ जाएंगे और दाई वेईथू मुझे दोबारा कभी इंपीरियल सिटी से बाहर नहीं निकलने देगा। मुझे बिल्कुल शांत देखकर झांग वेई की आवाज और भी ठंडी हो जाती है। वह आदेश देता है, इसे पकड़ लो। अगर यह विरोध करे तो इसके हाथ पैर तोड़ देना। अगले ही पल 20 से ज्यादा स्पिरिट रिंग्स चमक उठती हैं और उनकी रोशनी पूरे जंगल को रोशन कर देती है। मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं और मेरी पहली स्पिरिट रिंग अचानक चमक उठती है। पहली स्पिरिट स्किल, एम्परर टाइगर, हेवनली गैंगशा। मेरे शरीर के चारों तरफ सुनहरी हवा की धारें विस्फोट की तरह फैल जाती हैं, जिससे मेरी ताकत, रक्षा और गति एक साथ कई गुना बढ़ जाती है। सामने से हमला करने वाले 2 सोल एंसेस्टर अपने हथियार ठीक से उठा भी नहीं पाते कि मैं अपने पंजों से उनकी स्पिरिट पावर की सुरक्षा को चीर देता हूं। मेरी अल्टीमेट शार्पनेस मेरे पंजों को बेहद खतरनाक आर्मर पियर्सिंग क्षमता देती है, जबकि अल्टीमेट विंड मेरी गति को इतना बढ़ा देती है कि वे मेरी हरकत तक नहीं देख पाते। अगले ही पल खून की छींटें उड़ती हैं और जंगल में चीखें गूंजने लगती हैं। पीछे से एक आदमी हमला करता है, लेकिन मैं तुरंत एक तरफ हटता हूं और अपनी कोहनी से उसके गले पर जोरदार वार करता हूं। तभी नेदरवर्ल्ड स्पिरिट कैट वाला एक और दुश्मन मुझे पीछे से घेरने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूं और सुनहरी हवा की धारें उसकी बांह को चीरती हुई निकल जाती हैं। उसका पूरा हाथ बेकार होकर नीचे गिर जाता है। कुछ ही सांसों में 3 सोल एंसेस्टर मारे जाते हैं और 2 बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देखकर झांग वेई का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है। वह चिल्लाता है, इसे लेवल 23 का कमजोर राजकुमार समझना बंद करो। ये शुरू से अपनी असली ताकत छिपा रहा था। सब लोग एक साथ हमला करो। बाकी बचे हुए स्पिरिट मास्टर अपना घेरा और मजबूत कर लेते हैं और चारों तरफ से स्पिरिट स्किल्स मुझ पर बरसने लगती हैं। जू जू छिंग मेरी पीठ से अपनी पीठ लगाकर खड़ी हो जाती है और एक तेज हमले को रोकते हुए कहती है, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। हम ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ सकते। लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। मैं बस अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता हूं और पूछता हूं, वे कहाँ हैं? जू जू छिंग तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक भारी थैली निकालती है। जैसे ही वह थैली खोलती है, उसके अंदर गोल गोल हरे रंग की बीन्स दिखाई देती हैं। झांग वेई एक पल के लिए जम जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, चौथे राजकुमार, क्या यही तुम्हारा आखिरी तुरुप का इक्का है? सूखी राशन की एक थैली। आसपास खड़े बाकी स्पिरिट मास्टर भी राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगा था कि मैंने कोई शक्तिशाली स्पिरिट टूल छिपा रखा है, लेकिन सामने तो सिर्फ बीन्स की एक थैली थी। मैं अपना सिर हिलाता हूं और मन ही मन कहता हूं, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये कोई साधारण बीन्स नहीं थी, बल्कि मेरा दूसरा मार्शल सोल स्पिरिट बीन था। मेरी जागृति सिर्फ एम्परर व्हाइट टाइगर तक सीमित नहीं थी, मेरे पास जुड़वा मार्शल सोल थे। एक स्पिरिट बीन खाने से शरीर की ताकत, स्पिरिट पावर और ऊर्जा तुरंत अपने सबसे अच्छे स्तर पर वापस आ जाती थी। टूटी हुई हड्डियां और अंदरूनी चोटें भी तुरंत ठीक हो सकती थीं। लेकिन इसकी सबसे खतरनाक क्षमता थी इसका विस्फोट। और पिछले जीवन में मैं हथियारों का सौदागर था, इसलिए दुश्मन के शरीर के अंदर विस्फोट पहुंचाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं अपनी हथेली में मेटल एलिमेंट इकट्ठा करता हूं और देखते ही देखते गियर, गन बैरल और गोलियों की बैल तेजी से बननी शुरू हो जाती है। पलक झपकते ही मेरे सामने 7 बैरल वाली एक विशाल गैटलिंग गन तैयार हो जाती है। जू जू छिंग भी बिना समय गनवाए मुट्ठी भर स्पिरिट बीन्स उठाती है और उन्हें गैटलिंग गन की मैगजीन में भर देती है। झांग वेई उन काले बैरल को घूरता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घमंड साफ दिखाई देता है। वह कहता है, किसी तरह का छिपा हुआ हथियार। महामहिम, अब आपके दोनों हाथ व्यस्त हैं। आप अपना मार्शल सोल कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगले ही पल 57वें लेवल के सोल किंग की जबरदस्त स्पिरिट पावर पूरे जंगल में फैल जाती है। जू जू छिंग की सांस रुक जाती है और वह तुरंत मेरी तरफ देखने लगती है। झांग वेई अपनी ठुड्डी ऊपर उठाता है और उसके शरीर के चारों तरफ स्पिरिट पावर की कई परतों वाली सुरक्षा बन जाती है। वह घमंड से कहता है, कोई भी छिपा हुआ हथियार एक असली शक्तिशाली स्पिरिट मास्टर के सामने सिर्फ एक खिलौना है। तुम मुझसे पूरे 27 लेवल नीचे हो।
तुम्हारी ये लोहे की पाइप मेरी रक्षा को नहीं तोड़ सकती। मैं गैटलिंग गन का निशाना सीधा उसके सीने पर लगाता हूं और पूछता हूं, क्या तुम डर रहे हो? झांग वेई मुस्कुराता है और अपनी दोनों बाहें फैला देता है। वह कहता है, अगर महामहिम इतना ही चाहते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए। जैसे ही मैं ट्रिगर दबाता हूं, गैटलिंग गन के सभी 7 बैरल तेजी से घूमने लगते हैं। अगले ही पल एक भयानक गर्जना पूरे जंगल की शांति को चीर देती है। स्पिरिट बीन से बनी गोलियां इतनी तेज गति से निकलती हैं कि नंगी आंखों से उन्हें देखना भी मुश्किल है। झांग वेई की मुस्कान अभी उसके चेहरे से हटी भी नहीं थी कि उसकी मजबूत स्पिरिट पावर की सुरक्षा कागज की तरह छेद दी जाती है। पहली गोली उसके कंधे में लगती है और 10वीं गोली उसके सीने को चीर देती है। इसके बाद सैकड़ों स्पिरिट बीन गोलियां उसके शरीर के अंदर पहुंचकर एक साथ विस्फोट करने लगती हैं। आखिरकार जब गोलियों की बारिश रुकती है तो झांग वेई अभी भी अपनी जगह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल उसके सीने से उसका शरीर फटने लगता है और अनगिनत छोटे छोटे घावों से खून और मांस के टुकड़े चारों तरफ बिखरने लगते हैं। 57वें लेवल का सोल किंग भी मेरी गैटलिंग गन के सामने टिक नहीं पाया। जमीन पर गिरे उस आदमी की मौत हो चुकी थी, उसने एक भी पूरी स्पिरिट स्किल इस्तेमाल करने का मौका नहीं पाया। पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। व्हाइट टाइगर गार्ड्स और जू परिवार के छिपे हुए गार्ड्स झांग वेई की लाश को खाली नजरों से देखते रह गए और कुछ पल के लिए भागना तक भूल गए। मैंने गन की बैरल बाकी लोगों की तरफ घुमा दी। किसने कहा था कि मेरे हाथ पैर तोड़ दो? तभी एक सोल एंसेस्टर घुटनों के बल गिर पड़ा। फोर्थ प्रिंस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। दूसरा आदमी मुड़कर भागने लगा, लेकिन मैंने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। बैरल फिर से गरज उठी और गोलियों की आग भीड़ के बीच से गुजर गई। उनकी स्पिरिट पावर, कवच और पेड़ों के तने गैटलिंग गन के सामने किसी काम के नहीं थे। एक आदमी कुछ ही कदम भाग पाया, तभी उसकी पीठ गोलियों से छलनी हो गई। दूसरा झाड़ी के पीछे छिप गया, लेकिन स्पिरिट बीम के धमाके से मिट्टी, उसका शरीर और उसके पीछे की चट्टान तक हवा में उड़ गई। उनकी चीखें कुछ ही पल में बंद हो गईं। 20 से ज्यादा सोल एंसेस्टर मारे जा चुके थे। खून की गंध से आसपास के कुछ 100 साल पुराने स्पिरिट बीस्ट भी वहां आने लगे। मैंने हाथ उठाया और गोलियां सीधे उनके सिरों को चीरती हुई निकल गईं। 1000 साल पुराना आर्मर्ड स्केल बीस्ट भी जंगल से बाहर निकला, लेकिन प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी छाती की प्लेटें गोलियों से छलनी हो गईं। जंगल के और अंदर से 10,000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट अपना सिर बाहर निकालता है, लेकिन मुझे सिर्फ बैरल उसकी तरफ घुमानी पड़ी और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरे में छिपे बाकी स्पिरिट बीस्ट तुरंत डरकर भाग गए। जू जू छिंग काफी देर तक मेरे पीछे खड़ी चुपचाप सब कुछ देखती रही। उसकी नजरें लाशों से लेकर अभी भी धुआं छोड़ रही गन की बैरल तक गईं। पहली बार उसकी आंखों में असली हैरानी दिखाई दी। लेवल 57 सोल किंग को तुमने एक ही पल में मार डाला। मैंने मेटल गन का शरीर गायब कर दिया और आसपास के मेटल एलिमेंट्स वापस हवा में मिल गए। उसने खुद मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। जू जू छिंग के होंठ खुले और आखिरकार उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, तुम बहुत डरावने हो। मैंने एक स्पिरिट बीन उसकी तरफ उछाली, जो सीधे उसके मुंह में जाकर घुल गई। उसकी खत्म हो चुकी स्पिरिट पावर और स्टेमिना तुरंत वापस आ गई। अपने शरीर में दोबारा ताकत महसूस करते ही उसकी आंखों की हैरानी धीरे धीरे एक नई चमक में बदल गई। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम ताकतवर बनना चाहती हो? इतनी ताकतवर कि कोई तुम्हारी शादी का फैसला खुद से न कर सके। इतनी ताकतवर कि जूशुन और दाओ येथू भी तुम्हें नियंत्रित न कर सकें। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, तो फिर मेरे साथ चलो। रुकना मत। जब थक जाओ तो स्पिरिट बीन खा लेना। जब स्पिरिट पावर खत्म हो जाए तो स्पिरिट बीन खा लेना। जब तक तुम्हारा शरीर अपनी पूरी ताकत पर रहेगा, तुम्हारी खेती की गति कई गुना बढ़ सकती है। जू जू छिंग अपनी मुट्ठियां कसकर मजबूती से सिर हिलाती है। हम उन लाशों के पास ज्यादा देर नहीं रुकते। हम अभी भी स्टार लुओ साम्राज्य की सीमा के अंदर हैं। दाओ येथू जल्द ही हमारे पीछे और लोगों को भेजेगा। जब वह यहाँ पहुंचेगा तो उसे सिर्फ गोलियों से टूटे हुए पेड़, धमाकों से बुरी तरह घायल हुए स्पिरिट बीस्ट और झांग वेई व बाकी लोगों के क्षत विक्षत शव दिखाई देंगे। वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि यह सब उस भाई ने किया है, जिसे वह हमेशा एक मूर्ख समझता था। और यही तो मैं चाहता हूँ। जू जू छिंग और मैं स्पिरिट बीन्स की मदद से अपनी ताकत को हमेशा चरम पर रखते हुए दिन रात बिना रुके सफर करते हैं। बाकी लोगों को आराम, खाना और सोने की जरूरत होती है, लेकिन हमें सिर्फ एक स्पिरिट बीन निगलनी होती है और फिर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना होता है। कई दिनों का सफर तेजी से पूरा होता है और आखिरकार हम सीमा पार करके हेवन डाओ साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। जू जू छिंग एक पेड़ से टिककर खड़ी होती है और राहत की सांस लेती है। अब आगे कहाँ जाना है? मैं अपने दिमाग में सभी विकल्पों को जल्दी से खत्म करता हूँ। स्पिरिट हॉल सबसे ताकतवर है, लेकिन अपने स्टार लुओ प्रिंस के पद को छोड़कर क्विन परिवार को अपने ऊपर अधिकार देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हेवन डाओ रॉयल अकादमी भी कोई विकल्प नहीं है। दुश्मन देश की रॉयल अकादमी में दाखिला लेना मेरे भविष्य के किसी भी दावे को खत्म कर देगा।
ऊपर से मेरे और जू जूछिंग दोनों के मार्शल सोल भी उनके एडमिशन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते। काफ़ी सोचने के बाद हमारे लिए सबसे सही जगह शरेक अकादमी है। मेरा प्यारा तीसरा भाई दाइमू बाय वहीं छिपा हुआ है। जू जूछिंग की आंखें ठंडी हो जाती हैं। दाइमू बाय, वह स्टार लुओ साम्राज्य से भाग गया, लेकिन हमसे कहीं ज़्यादा आराम की जिंदगी जी रहा है। दिन रात मौज मस्ती करता है और कपड़े बदलने की तरह गर्लफ्रेंड बदलता है। उसके शब्द सुनते ही मेरे मन में बची आखिरी हिचकिचाहट भी खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले एक समस्या है। मैं और जू जूछिंग दोनों लेवल 30 पर अटक चुके हैं। हमें अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग हासिल करनी होगी। हम स्टार डो फॉरेस्ट की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जू जूछिंग फिर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। स्पिरिट बीन। मैं जानबूझकर एक स्पिरिट बीन निकालकर उसके सामने लटकाता हूँ। इतनी कीमती चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी। आखिर मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। वह पूछती है, तो मैं कैसे साबित करूँ? मैं अपने गाल पर उंगली से इशारा करता हूँ। जू जूछिंग कुछ पल मुझे घूरती है और उसके कान धीरे धीरे लाल होने लगते हैं। आखिरकार वह दांत भींचकर मेरी तरफ झुकती है। जैसे ही उसके होंठ मेरे गाल को छूने वाले होते हैं, मैं अचानक अपना सिर घुमा देता हूँ। उसके नर्म होंठ सीधे मेरे होंठों से टकरा जाते हैं। वह कुछ पल के लिए जम जाती है, फिर मुझे जोर से धक्का देकर दूर कर देती है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हटती है। दाई हुआंग, तुम खुद मुसीबत मांग रहे हो। मैं मुस्कुराते हुए स्पिरिट बीन्स का डिब्बा उसकी तरफ उछाल देता हूँ। ये लो, इसे अपनी बदले की कीमत समझो। पत्थर के कक्ष में अब केवल झरने के गिरते पानी की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी तुम्हारी नज़र अचानक दाईं ओर की पत्थर की दीवार पर ठहर जाती है। वहां काई से ढका हुआ एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा था, लेकिन धूप पड़ने पर उसका रंग आसपास की चट्टानों से थोड़ा अलग और हल्का चमक रहा था। तुम्हारी आंखों में उत्साह की चमक दौड़ जाती है। मिल गया। तुम तेजी से आगे बढ़ते हो और उस दीवार के सामने मजबूती से खड़े हो जाते हो। गहरी सांस लेकर पूरी ताकत से अपनी हथेली दीवार पर मारते हो। धड़ाम। जोरदार प्रहार से पूरी दीवार हल्का सा कांप उठती है। उसी क्षण ऊपर कहीं एक यांत्रिक आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल एक तेज धमाके के साथ पत्थर की दरार से एक लंबा काला बक्सा नीचे गिरता है। धूल चारों ओर उड़ जाती है और उसकी गूंज पूरे पत्थर के कक्ष में फैल जाती है। उस बक्से को देखते ही तुम्हारी आंखों में लालसा और उत्साह भर उठता है। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते तुम मूल कहानी को अच्छी तरह जानते थे। तुम्हें पता था कि इसी बक्से के अंदर आह्यिन के बलिदान के बाद बची हुई 1,00,000 वर्ष पुरानी ब्लू सिल्वर एम्परर की दाहिने पैर की सोल बोन छिपी हुई है। तुम घुटनों के बल बैठकर बेहद सावधानी से बक्से का ढक्कन खोलते हो। क्लिक। जैसे ही ढक्कन खुलता है, जीवन ऊर्जा की एक विशाल लहर वसंत की ठंडी हवा की तरह पूरे कक्ष में फैल जाती है। उसी क्षण बक्से के भीतर से नीले और सुनहरे रंग की तेज रोशनी फूट पड़ती है, जो पूरे पत्थर के कक्ष को उगते सूरज की तरह प्रकाशित कर देती है। यहाँ तक कि झरने की पानी की बूंदें भी उस सुनहरी चमक से दमकने लगती हैं। बक्से के भीतर एक पूर्ण और अत्यंत सुंदर सोल बोन शांत अवस्था में रखी हुई थी। उसकी सतह पर नीले क्रिस्टल जैसी बनावट थी और उस पर जीवन से भरी हुई आत्मिक शक्ति की नसें लगातार बह रही थीं। उसे देखते हुए तुम धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बुदबुदाते हो, अगर मैं इसे अपने अंदर समा लूं, तो मेरी जन्मजात लेवल एक आत्मिक शक्ति की कमी पूरी तरह दूर हो जाएगी। मेरी साधना की धीमी गति समाप्त हो जाएगी और मेरी आत्मिक शक्ति बहुत कम समय में कई गुना बढ़ जाएगी। डोलुओ महाद्वीप में सोल बोन, सोल रिंग से भी कहीं अधिक दुर्लभ और मूल्यवान होती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे धारण करने के लिए किसी विशेष आत्मिक शक्ति स्तर की आवश्यकता नहीं होती। चाहे किसी की आत्मिक शक्ति केवल लेवल 1 ही क्यों न हो, फिर भी वह 1,00,000 वर्ष पुरानी सोल बोन को सुरक्षित रूप से अपने शरीर में समा सकता है। अब तुम्हारे मन में कोई संकोच नहीं बचता। तुम दोनों हाथों से उस ब्लू सिल्वर एम्परर की दाहिने पैर की सोल बोन को सावधानी से उठाते हो। जैसे ही तुम्हारी उंगलियां उसे छूती हैं, बर्फ जैसी ठंडी लेकिन अथाह शक्तिशाली ऊर्जा पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ जाती है। तुम गहरी सांस लेते हो और धीरे धीरे उस सोल बोन को अपने दाहिने पैर से सटा देते हो। धड़ाम। स्पर्श होते ही सोल बोन से नीले सुनहरे प्रकाश का विस्फोट होता है। पूरा पत्थर का कक्ष दिन की तरह चमक उठता है। अत्यंत प्रचंड आत्मिक शक्ति की लहर चारों दिशाओं में फैल जाती है। यदि इस समय कोई टाइटल डोलुओ भी वहां मौजूद होता, तो इस भयावह शक्ति को देखकर स्तब्ध रह जाता। तुम्हारा पूरा शरीर जोर से कांप उठता है, आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं और नीले सुनहरे प्रकाश में तुम्हारा शरीर धीरे धीरे डूबने लगता है। हंसते हैं और पूरी चट्टान की दीवार को हिला देते हैं, लेकिन वह संकरी दरार के अंदर नहीं घुस पाता। जब बाहर सब कुछ शांत हो जाता है, तो मैं बाहर निकलने वाला ही होता हूँ कि तभी सुनहरे बालों वाली कियानरुई अपने पंख समेटती हुई कियानरुई अपने पंख समेट कर उस संकरी दरार के अंदर घुस जाती है और जू जूछिंग और मुझे और पीछे धकेल देती है। थोड़ा और खिसको, वह कहती है। मैं इस बिन बुलाए मेहमान को घूरता हूँ और मेरे माथे की नस फड़कने लगती है। तुम उस बाघ को पीछे तो नहीं छोड़ आए हो, है ना?
कियानरुई दीवार से टिककर हौंफती है, उसकी आवाज़ पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। शायद नहीं। जू जूछिंग उसे ठंडी नज़रों से देखती है और मेरे थोड़ा और करीब आ जाती है। तभी कियानरुई को आखिरकार पता चलता है कि इस दरार में हम दोनों भी छिपे हुए हैं। वह पहले मुझे और फिर जू जूछिंग को देखती है। तुम लोग भी स्पिरिट बीस्ट का शिकार करने आए हो? मैं सपाट आवाज में जवाब देता हूँ, अभी तो शिकार हम हो रहे हैं। कियानरुई कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। अपनी सांस संभालने के बाद उसके चेहरे पर फिर से थोड़ा घमंड लौट आता है। तुम अभी जवान हो, लेकिन बातें बहुत बड़ी करते हो। यहाँ कोई 1000 साल पुराना स्पिरिट बीस्ट भी तुम्हें आसानी से मार सकता है। मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं करता। डर तब पैदा होता है जब इंसान के पास पर्याप्त ताकत नहीं होती, और मेरे पास हमेशा पर्याप्त फायर पावर होती है। हम लगभग 15 मिनट तक उसी दरार में छिपे रहते हैं। कियानरुई बाहर की स्थिति सुरक्षित होने की पुष्टि करती है और सबसे पहले बाहर निकलती है। लेकिन वह मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ती है कि ऊपर पहाड़ की चोटी पर एक सुनहरी खड़ी पुतली खुल जाती है। स्काईविंग सेक्रेट टाइगर वहां से गया ही नहीं था। वह बस मौके का इंतजार कर रहा था। उसके पंख जोर से फड़फड़ाते हैं और कियानरुई एक भयानक झटके से पीछे उड़ जाती है। मैं और जू जूछिंग तुरंत दरार के अंदर पीछे हटते हैं, लेकिन आखिरी पल में कियानरुई मेरा टखना पकड़ लेती है। मुझे अंदर खींचो, मेरी मदद करो और मैं तुम्हें जितना धन या ताकत चाहिए सब दूंगी। मैं पैर झटकते हुए कहता हूँ, छोड़ो मुझे। लेकिन तब तक स्काईविंग सेक्रेट टाइगर की शक्ति वहां पहुंच चुकी थी। उसके हमले की शॉकवेव कियानरुई को हवा में बहुत ऊपर उछाल देती है और उसके साथ मुझे भी खींच ले जाती है। कियानरुई जल्दी से अपने 6 पंख फैलाती है, मुझे पकड़ती है और वहां से उड़ने लगती है। स्काईविंग सेक्रेट टाइगर लगातार हमारा पीछा करता है और उसकी तीसरी आंख से लगातार स्पिरिट बीम निकलती रहती हैं। कियानरुई की स्पिरिट पावर तेजी से खत्म होने लगती है और उसकी उड़ने की गति भी कम होने लगती है। अगर यही चलता रहा तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं पीछे हाथ ले जाकर उसकी गर्दन के पीछे पकड़ता हूं और एक स्पिरिट बीम उसके मुंह में डाल देता हूं। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। अगले ही पल उसकी खत्म हो चुकी स्पिरिट पावर और चोटें एक साथ पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। उसकी गति अचानक बढ़ जाती है और वह स्काईविंग सेक्रेट टाइगर से काफी दूरी बना लेती है। तुमने अभी मुझे क्या दिया? तुम्हारे पास और भी हैं। एक हाथ से मुझे पकड़े हुए, वह दूसरे हाथ से मेरे मुंह के पास हाथ ले जाकर दोबारा लेने की कोशिश करती है। मैं गंभीरता से दूसरी स्पिरिट बीम बाहर निकालता हूं। कियानरुई उसे पकड़ लेती है और उसकी स्पिरिट पावर फिर से पूरी तरह भर जाती है। उसकी आंखों में मौजूद शक अब धीरे धीरे एक तेज लालच में बदल जाता है। और मैं तेजी से स्पिरिट बीम बनाना शुरू करता हूं और एक के बाद एक उसे खिलाता जाता हूं। वह एक भी बर्बाद नहीं करना चाहती और गिलहरी की तरह अपने गालों में भरती जाती है। लगातार मिलती स्टेमिना की वजह से वह आखिरकार अपनी उड़ान को संभाल लेती है, लेकिन स्काईविंग सेक्रेट टाइगर उससे भी ज्यादा तेज है। हमारे बीच की दूरी अभी भी लगातार कम हो रही है। अब मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं है। एम्परर का व्हाइट टाइगर मेरे शरीर पर हावी हो जाता है और मेरे पीछे एक विशाल सफेद सुनहरे बाघ का फैंटम दिखाई देता है। उसकी अत्यंत तीक्ष्ण शक्ति तेजी से हथियारों का रूप लेने लगती है। मेरे बाईं तरफ कंधे पर लगने वाली एक गैटलिंग गन बनती है, जबकि दाईं तरफ 6 स्पिरिट बीम मिसाइलें दिखाई देती हैं। गोलियों की बेल्ट मेरे सीने के चारों ओर लिपट जाती हैं। कियानरुई नीचे मेरी तरफ देखती है और उसकी आंखें हैरानी से कांपने लगती हैं। तुम्हारा मार्शल सोल, बीन ट्विन मार्शल सोल, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं गैटलिंग गन को उसके कंधे पर फिट कर देता हूँ। सीधा उड़ो, अब तुम मेरा गन माउंट हो। ट्रिगर दबाते ही गोलियों की तेज बौछार निकलती है, लेकिन आग की लाइन स्काईविंग सेक्रेट टाइगर के शरीर को बस हल्का सा छू पाती है। गैटलिंग के जबरदस्त रिकॉइल से कियानरुई की उड़ान का रास्ता बुरी तरह बिगड़ जाता है। मैं उसके सिर पर हल्की सी चोट करता हूँ। सीधा उड़ो, ये गोलियां बहुत महंगी हैं। कियानरुई की आंखों में गुस्सा चमकता है, लेकिन जब वह देखती है कि स्काईविंग सेक्रेट टाइगर के पंखों में कई जले हुए और खून से भरे छेद हो चुके हैं, तो वह तुरंत चुप हो जाती है और अपनी उड़ान का रास्ता ठीक करती है। हजारों मेटल गोलियां और खुद को विस्फोट करने वाली स्पिरिट बीन्स लगातार बाहर निकलने लगती हैं। स्काईविंग सेक्रेट टाइगर के पंख बुरी तरह छलनी हो जाते हैं और वह दर्दनाक चीख के साथ सैकड़ों मीटर नीचे गिरने लगता है। कियानरुई इतनी हैरान हो जाती है कि उसके मुंह में रखी स्पिरिट बीन्स लगभग बाहर निकल जाती हैं। मैं फिर उसके सिर पर हल्की चोट करता हूँ। हिलो मत, नीचे निशाना लगाओ, अब मैं 6 बड़े वाले भेज रहा हूँ। इस बार वह पूरी तरह मेरी बात मानती है और जमीन पर गिरे स्काईविंग सेक्रेट टाइगर की तरफ तेजी से नीचे उतरती है। 6 स्पिरिट बीम मिसाइलें एक साथ जल उठती हैं। अपनी जान पर खतरा महसूस करते ही स्काईविंग सेक्रेट टाइगर की तीसरी आंख से अंधा कर देने वाली रोशनी फूट पड़ती है। एक भयानक स्पिरिट शॉकवेव सीधे कियानरुई और मुझसे टकराती है। हमारे दोनों शरीर हवा में ही जम जाते हैं और फिर नीचे गिरने लगते हैं। बुरी तरह घायल स्काईविंग सेक्रेट टाइगर जमीन पर घिसटते हुए हमारी तरफ बढ़ता है।
उसका मुंह मेरे सिर तक पहुंचने वाला है। मेरा शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त है, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा है। जिंदगी और मौत की आखिरी सीमा पर मैं खुद एम्परर के व्हाइट टाइगर की स्पिरिट पावर को कियानू रीव्स के 6 विंग सेराफिम से जोड़ देता हूँ। कियानू रीव्स भी मेरे इरादे को महसूस कर लेती है। मार्शल सोल फ्यूजन। दोनों की स्पिरिट पावर हवा के बीच एक दूसरे के साथ गूंजने लगती है। पवित्र 6 विंग सेराफिम का शरीर ठंडे स्टील से ढक जाता है। उसके सफ़ेद पंखों वाले कपड़े घने एम्यूनिशन बेस में बदल जाते हैं और एक मैकेनिकल 6 विंग्ड एंजल का रूप सामने आता है। मार्शल सोल फ्यूजन पूरा होते ही कियानू रीव्स अपना हाथ उठाती है। उसके 6 पंखों पर लगी मिसाइलें एक साथ फायर हो जाती हैं। भयानक धमाका पूरे जंगल के उस हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। स्काईविंग सेक्रेट टाइगर का आधा शरीर धमाके में उड़ जाता है और आग के बीच उसकी हड्डियां और मांस बुरी तरह बिखर जाते हैं। विस्फोट का रिवर्स शॉक हमारे फ्यूजन स्टेट को भी तोड़ देता है और कियानू रीव्स और मैं दोनों बेहोश होकर जमीन की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन मैंने पहले से ही अपने गले में एक स्पिरिट बीन छिपाकर रखी थी। उसकी औषधीय शक्ति तुरंत सक्रिय हो जाती है और सबसे पहले मुझे होश आता है। स्काईविंग सेक्रेट टाइगर अब सिर्फ एक बुरी तरह क्षत विक्षत लाश बन चुका था। मैं 10,000 साल पुराने सी स्पिरिट बी की सॉफ्ट आर्मर का एक टुकड़ा भी निकाल लेता हूं, जो सोल एम्परर के हमले तक को सहन कर सकता है। यह कोई लूट नहीं है, बल्कि मेरी रेस्क्यू फीस है। मैं कियानू रीव्स के कपड़े भी ठीक कर देता हूं। तभी जैसे ही मैं स्काईविंग सेक्रेट टाइगर की स्पिरिट रिंग को देखने वाला होता हूं, वह काली रिंग अचानक एक सफ़ेद बाघ के फैंटम में बदल जाती है और मेरी तरफ झपटती है। उसी पल मेरे अंदर से एक प्राचीन बाघ की दहाड़ गूंज उठती है। तुम्हारी जैसी रक्त संतान अपने पूर्वज के सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? एम्परर के व्हाइट टाइगर की रक्तरेखा की गहराई से एक विशाल थरी आइड ईविल टाइगर किंग का फैंटम बाहर निकलता है और एक ही निवाले में स्काईविंग सेक्रेट टाइगर की बची हुई आत्मा को निगल जाता है। ये ईविल टाइगर किंग स्टार लुओ शाही वंश की विरासत का 10 लाख साल पुराना संरक्षक स्पिरिट बीस्ट था, जो इतने समय से व्हाइट टाइगर की रक्तरेखा के अंदर ही छिपा हुआ था। स्काईविंग सेक्रेट टाइगर को निगलने के बाद मेरी दोनों 200 साल पुरानी स्पिरिट रिंग्स जबरदस्ती विकसित होने लगती हैं। उनका पीला रंग पहले बैंगनी होता है और फिर गहरे काले रंग में बदल जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है, मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट जाती है। बर्फ जैसी सफ़ेद और मोटी आइस सिल्कवर्म जमीन की गहराई से बाहर निकलती है। उसके पीछे 10 सफ़ेद सुनहरी स्पिरिट रिंग्स प्रकट हो जाती हैं। ये तियानमिंग आइस सिल्कवर्म है। उसने जंगल की गहराई में ईविल टाइगर किंग द्वारा पैदा किए गए हंगामे का फ़ायदा उठाकर खुद को बचाया था और अब उसने तुरंत मेरे शरीर पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। उसकी विशाल स्पिरिचुअल पावर मेरे शरीर में भर जाती है। ईविल टाइगर किंग उसे रोकने और नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन तियानमिंग आइस सिल्कवर्म उसे सीधे स्पिरिट सी में लात मारकर भेज देता है। 2 मिलियन साल पुराने ये दोनों स्पिरिट बीस्ट तुरंत आपस में लड़ने लगते हैं। ईविल टाइगर किंग बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति स्टार लुओ के शाही परिवार की अनगिनत पीढ़ियों की रक्तरेखा में बंटी हुई थी। दूसरी तरफ तियानमिंग आइस सिल्कवर्म के पास लड़ाई का अनुभव कम था, लेकिन उसकी स्पिरिट ऑरिजिन पूरी तरह से विकसित थी। इसलिए वह जल्द ही ईविल टाइगर किंग को एक स्पिरिचुअल जेल में कैद करने में सफल हो जाता है। बच्चे, तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये बड़ा बाघ तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर चुका होता। तुम कौन हो? मैं पूरे महाद्वीप का एकमात्र 10 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट हूँ, तियानमिंग आइस सिल्कवर्म। अपनी स्पिरिट रिंग्स को देखो। मैं तुम्हें सिर्फ एक रिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं एम्परर के व्हाइट टाइगर की स्पिरिट रिंग्स को बाहर निकालता हूँ। पहली रिंग 10,000 साल, दूसरी रिंग 10,000 साल, तीसरी रिंग एक सफ़ेद सुनहरी 10 लाख साल पुरानी रिंग। जैसे ही वह ऊपर उठती है, आसपास की हवा पर ऐसा दबाव पड़ता है जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने पूरे क्षेत्र को दबा दिया हो। दोनों काली स्पिरिट रिंग्स धीरे धीरे घूमती हैं, जबकि सफ़ेद सुनहरी तीसरी रिंग से जबरदस्त आध्यात्मिक दबाव निकलता है। मेरा एम्परर का व्हाइट टाइगर भी पूरी तरह बदल चुका था। उसके माथे पर एक तीसरी आंख दिखाई देती है। उसके सुनहरे फर के बीच हल्की हवा जैसी आकृतियां उभर आती हैं और उसके पंजों के किनारे तेज धार वाली ब्लेड की तरह चमकने लगते हैं। मैं अपनी मुट्ठियां कसता हूं और मेरे पैरों के नीचे की चट्टानें बिना किसी आवाज के टूटने लगती हैं। ये सिर्फ स्पिरिट पावर में बढ़ोतरी नहीं थी। स्काईविंग सेक्रेट टाइगर की रक्तरेखा ने मेरे शरीर को भी मजबूत कर दिया था, जबकि ईविल टाइगर किंग ने व्हाइट टाइगर की आध्यात्मिक विशेषताओं को पूरी तरह विकसित कर दिया था। तियानमिंग आइस सिल्कवर्म ने मेरे स्पिरिट सी को भी मेरे साथियों की तुलना में कई गुना बढ़ा कर दिया था। मेरी स्पिरिट पावर, जो पहले लेवल 30 पर थी, अचानक बढ़कर लेवल 39 हो गई। अब मैं सोल एंसेस्टर के रेल्म से सिर्फ एक कदम दूर था। लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि तियानमिंग आइस सिल्कवर्म ने मुझे एक साथ 4 स्पिरिट क्षमताएं दे दी थीं: स्पिरिचुअल डिक्टेशन, स्पिरिचुअल शेयरिंग, स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस और सोल इम्पैक्ट।
ईविल टाइगर किंग और स्काईविंग सेक्रेट टाइगर दोनों की रक्तरेखाओं के प्रभाव से मुझे एक ईविल स्पिरिट मार्क भी मिला। जैसे ही किसी लक्ष्य पर यह मार्क लग जाता है, मेरी गोलियां और मिसाइलें अपने आप उस लक्ष्य को लॉक कर सकती हैं। आखिर हथियारों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? निशाना चूक जाना, और अब मेरी ये कमजोरी भी खत्म हो चुकी थी। त्यानमिंग आइस सिल्कवर्म आगे कहता है, स्काईविंग सेक्रेट टाइगर ने एक एक्सटर्नल स्पिरिट बोन भी गिराई है। मैं तुरंत 100 मीटर दूर पड़े सफ़ेद बाघ के पंखों को देखता हूं और उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता हूं। हम यहां ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। मेरे भागने से दीतियान और बाकी शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट्स को हमारी मौजूदगी का पता चल जाएगा। मैं बेहोश पड़ी कियानरुई को एक और स्पिरिट बीन खिलाता हूं और उसके हाथ में कुछ और बीन्स रख देता हूं। इसके बाद मैं झू झूछिंग को खोजने निकल पड़ता हूं। स्पिरिचुअल डिटेक्शन सक्रिय करते ही मैं उसे तुरंत ढूंढ लेता हूं। रक्तरेखा के विकास से मेरी गति भी कई गुना बढ़ चुकी थी। जब झू झूछिंग मुझे वापस आते हुए देखती है तो उसके चेहरे पर राहत दिखाई देती है। वह पूछती है, स्काईविंग सेक्रेट टाइगर? मैं जवाब देता हूं, मर चुका है। चलो, कुछ और भी ज्यादा परेशानी वाली चीज हमारी तरफ आ रही थी। मैं झू झूछिंग को उठाता हूं और पूरी रफ्तार से जंगल से बाहर भागने लगता हूं। त्यानमिंग आइस सिल्कवर्म अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके हमारे शरीर की मौजूदगी और आभा को आसपास के वातावरण से छिपा देता है। जंगल की गहराई में एक खतरनाक और क्रूर अस्तित्व पहले ही जाग चुका था। 3 सिर वाला रेड डेमन मास्टिफ चीवान त्यानमिंग आइस सिल्कवर्म की बची हुई गंध का पीछा करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह लाइफ लेक के पास से गुजरता है और वहां मौजूद एजियोर बुल पाइथन और टाइटन जायंट एप से पूछताछ करता है, फिर कुछ ही समय में हमारी भागने की दिशा का पता लगा लेता है। लेकिन हमारा पीछा करने से पहले ही चीवान का सामना अचानक अभी अभी होश में आई कियानरुई और वहां पहुंच चुके सरपेंट लांस डोलुओ और थॉर्नी लांस डोलुओ से हो जाता है। 3 सिर वाला रेड डेमन मास्टिफ उन 3 इंसानों को बिल्कुल भी खतरा नहीं समझता। उसका सिर्फ एक पैर पटकना ही दोनों टाइटल डोलुओ के मार्शल सोल ट्रू बॉडी को चकनाचूर करने के लिए काफी था। उनकी हड्डियां और पसलियां लगभग पूरी तरह कुचल जाती हैं। कियानरुई का चेहरा सफेद पड़ जाता है। शू और शिलोंग को मौत के करीब देखकर उसे मेरे दिए हुए स्पिरिट बीन्स याद आते हैं, जो अभी भी उसकी हथेली में थीं। वह तुरंत एक एक स्पिरिट बीन दोनों के मुंह में डाल देती है। अगले ही पल चीवान के तीनों सिर भी हैरानी से जम जाते हैं। टूटी हुई हड्डियां दोबारा जुड़ने लगती हैं, कटे हुए अंग वापस जुड़ जाते हैं और यहां तक कि कई सालों से जमा हुई अंदरूनी चोटें भी पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। कुछ ही सांसों के अंदर मौत के करीब पहुंचे दोनों टाइटल डोलुओ दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और उनकी स्पिरिट पावर भी पूरी तरह वापस आ जाती है। शू अपने पूरी तरह ठीक हुए शरीर को देखकर कांपती आवाज में पूछता है, यंग मिस, ये कैसी दिव्य औषधि है? कियानरुई बची हुई स्पिरिट बीन्स को कसकर पकड़ लेती है। उस छोटे बदमाश ने इन्हें मेरे लिए छोड़ा था। चीवान के 3 सिरों में से एक उसकी हथेली को ध्यान से घूरता है। ऐसा कुछ जो एक टाइटल डोलुओ को मौत के मुंह से वापस ला सकता है, निश्चित रूप से स्पिरिट बीस्ट के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। मुझे दे दो। 290,000 साल पुराने इस भयंकर स्पिरिट बीस्ट का आध्यात्मिक दबाव चारों तरफ फैल जाता है और कियानरुई का शरीर डर के मारे जकड़ जाता है। अभी अभी ठीक हुए शिलोंग और शू भी चीवांग के एक ही हमले से दोबारा दूर जा गिरते हैं। चीवांग अपनी टेलीकिनेटिक शक्ति से 2 स्पिरिट बीन्स हवा में खींच लेता है। जैसे ही वह बाकी बीन्स लेने वाला होता है, आसमान में अचानक एक दिव्य सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। 6 पंखों वाला सेराफिम पूरे आकाश को ढक लेता है। उस रोशनी के बीच से आधे सुनहरे मास्क वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। ये स्पिरिट हॉल का सबसे शक्तिशाली संरक्षक और लेवल 99 का अल्टीमेट डोलुओ कियान दाओलियू था। मेरे पीछे आ जाओ। कियान दाओलियू की एंजल होली स्वॉर्ड आसमान में उठती है और उसकी शक्ति के एक ही वार से चीवान का विशाल शरीर सैकड़ों मीटर पीछे उड़ जाता है। उसके तीनों सिर गुस्से में भयानक दहाड़ लगाते हैं। जंगल के ऊपर लाल रंग की खूनी रोशनी और एंजल की पवित्र सुनहरी रोशनी के बीच जबरदस्त टक्कर होने लगती है। लेकिन चीवान का इरादा कियान दाओलियू से जान की बाजी लगाकर लड़ने का नहीं था। उसका असली लक्ष्य अब भी वही था, स्पिरिट बीन्स, एजियोर बुल पाइथन, टाइटन जायंट एप, मेरी मदद करो। उसकी दहाड़ सौली तक गूंज उठती है। उसी समय लाइफ लेक डोमेन और ग्रेविटी डोमेन एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। एजियोर बुल पाइथन तुरंत आगे बढ़ता है और टाइटन जायंट एप पेड़ों को तोड़ता हुआ मैदान में आ जाता है। अब 3 बेहद शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट मिलकर कियान दाओलियू पर हमला करते हैं। कियान दाओलियू को कियानरुई की रक्षा करते हुए चीवान का सामना भी करना पड़ता है। उसका शुरुआती फायदा तेजी से कम होने लगता है। एंजल होली स्वॉर्ड बार बार स्पिरिट बीस्ट्स के विशाल शरीरों को चीरती है, लेकिन इन शीर्ष स्तर के योद्धाओं की टक्कर से उनके पैरों के नीचे की जमीन तक पूरी तरह टूटने लगती है। सरपेंट लांस डोलुओ दांत भींचकर थॉर्नी लांस डोलुओ से कहता है, हम यहाँ ग्रैंड स्पोर्टर के लिए सिर्फ बोझ बन रहे हैं। तुरंत सेकंड स्पोर्टर को सूचना दो।
लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है और जंगल की गहराई से कई और शक्तिशाली आभाएं जागने लगती हैं। कियान दाओलियू अब लड़ाई को और लंबा खींचने की हिम्मत नहीं करता। एक चोट लगने के बावजूद वह तीनों स्पिरिट बीस्ट्स की घेराबंदी तोड़ देता है और कियान रूई तथा दोनों डोलुओं को साथ लेकर स्पिरिट हॉल की तरफ पीछे हट जाता है। चीवांग सभी स्पिरिट बीन्स हासिल करने में नाकाम रहता है, लेकिन जो 2 बीन्स उसने पहले छीन ली थी उन्हें अपने पास रखने में सफल हो जाता है। वह उत्साहित होकर स्टारड्यू फॉरेस्ट के केंद्र में वापस जाता है और उन्हें दितियान, बाईजी और बाकी भयंकर स्पिरिट बीस्ट्स को दिखाता है। लेकिन दितियान, बाईजी और श्योंग जून को उन बीन्स से सिर्फ बहुत हल्की आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है। श्योंग जून व्यंग्य से हंसता है, तुमने 2 बेकार बीन्स के लिए एक इंसान अल्टीमेट डोलुओ से लड़ाई की। 3 सिर होने से तुम्हारी अक्ल तो नहीं बढ़ गई है ना? चीवांग के तीनों सिर एक साथ गुस्से में खड़े हो जाते हैं। ये दिव्य गोलियां हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिन 2 टाइटल डोलुओं को मैंने कुचल दिया था वे एक बीन खाने के बाद तुरंत पूरी तरह ठीक होकर खड़े हो गए। श्योंग जून अपनी बाहें मोड़कर शक भरी नजरों से उसे देखता है। तो साबित करो, खुद एक खाकर दिखाओ। चीवांग कुछ पल हिचकिचाता है, लेकिन ये साबित करने के लिए कि वह झूठ नहीं बोल रहा, आखिरकार एक स्पिरिट बीन निगल लेता है। जैसे ही उसकी शक्ति उसके शरीर में फैलती है, वहां मौजूद हर भयंकर स्पिरिट बीस्ट का चेहरा बदल जाता है। चीवांग ने अपनी पिछली 2 बड़ी विपत्तियों के दौरान जो अंदरूनी चोटें जमा कर ली थीं, वे आंखों के सामने पूरी तरह ठीक होने लगती हैं। क्षतिग्रस्त स्पिरिट आर्मर खुद झड़ जाता है और उसके नीचे नया मांस पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उभर आता है। उसी पल उसकी रुकी हुई खेती भी अचानक अपनी सीमा तोड़ देती है। 280,000 साल, 290,000 साल, 300,000 साल। लाइफ लेक के ऊपर तुरंत काले बादल छा जाते हैं। बादलों के अंदर विनाशकारी बिजली जोर जोर से गरजने लगती है। चीवांग के तीनों सिर एक साथ ऊपर उठते हैं और वह पूरी तरह अविश्वास में जम जाता है। एक अकेली स्पिरिट बीन ने 3 लाख साल की हेवनली ट्रिब्यूलेशन को जन्म दे दिया था। दितियान का चेहरा अचानक बदल जाता है। चीवांग, तुम मूर्ख हो। लाइफ लेक के नीचे अभी भी उनका मास्टर गहरी नींद में था। तभी पहली बिजली आसमान से जोरदार धमाके के साथ गिरती है और चीवांग को सीधे आसमान में उछाल देती है। उसका शरीर धुएं से भर जाता है और वह दर्द से चीखते हुए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। वहां सिर्फ पागलपन जैसी खुशी थी। स्पिरिट बीन ने सिर्फ उसकी पुरानी चोटें ठीक नहीं की थीं, बल्कि उसे पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने की क्षमता भी दे दी थी। लंबे और भयंकर बिजली के तूफान के बाद चीवांग बाहर निकलता है। उसके शरीर पर सिर्फ हल्की जलने की चोटें थीं और वह सफलतापूर्वक 3 लाख साल पुराने भयंकर स्पिरिट बीस्ट के स्तर में प्रवेश कर चुका था। लाइफ लेक के किनारे मौजूद सभी भयंकर स्पिरिट बीस्ट्स की नज़र अब आखिरी स्पिरिट बीन पर टिक जाती है। इस ट्रिब्यूलेशन की हलचल से सिल्वर ड्रैगन किंग भूयुना भी अपनी नींद से जाग जाती है और झील की गहराई से चांदी जैसे बालों वाली अपनी आध्यात्मिक आकृति बाहर प्रकट करती है। वह अपना हाथ उठाती है और उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन साफ होती है। चीवांग, वह स्पिरिट बीन मुझे दो। चीवांग बिना किसी हिचकिचाहट के स्पिरिट बीन को सम्मानपूर्वक उसके सामने पेश कर देता है। भूयुना स्पिरिट बीन निगल जाती है। उसकी पहले धुंधली और कमजोर आध्यात्मिक आकृति तुरंत पूरी तरह ठोस हो जाती है। उसकी खत्म हो चुकी स्पिरिट पावर और आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही पल में पूरी तरह वापस आ जाती है। हालांकि यह बीन उसकी दिव्य स्तर की नींव और उसके दिव्य राजा के मूल में हुई क्षति को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन वह तुरंत समझ जाती है कि यह बीन दिव्य स्तर से नीचे मौजूद किसी भी प्राणी को पूरी तरह ठीक कर सकती है। स्पिरिट बीस्ट्स के लिए, जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन से हमेशा डरते हैं, ये सिर्फ एक औषधि नहीं थी। यह एक ऐसी रणनीतिक शक्ति थी जो पूरी स्पिरिट बीस्ट जाति के भविष्य और भाग्य को बदल सकती थी। पहली बार भूयुना की सिल्वा आंखों में बेहद तीव्र चमक दिखाई देती है। वह चीवांग से पूछती है, ये स्पिरिट बीन्स तुम्हें कहाँ से मिली? चीवांग जवाब देता है, एक इंसानी लड़की से जिसके पास 6 विंग्ड एंजल मार्शल सोल है। भूयुना इंसानी दुनिया की तरफ देखती है और कुछ देर सोच में डूब जाती है। स्पिरिट हॉल, लगता है अब मुझे खुद इंसानी दुनिया का दौरा करना चाहिए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इन स्पिरिट बीन्स का असली मालिक स्टारड्यू फॉरेस्ट से बहुत पहले ही भाग चुका था।